अडानी ग्रुप के जो ये पूरा शेयर मार्केट है इनका, उसमें बड़ा गड़बड़ झाला है, उसमें उसकी जांच होनी चाहिए। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर होते थे, वो एकदम से 34वें नंबर के अमीर हो गए। वो मोदी साहब के 8 साल के कार्यकाल में उसमें इतनी कृपा बरसती है सरकार की कि वो एकदम से दूसरे नंबर के अमीर बन जाते हैं। रिसर्च ग्रुप उस पर अपनी रिपोर्ट देता है तो कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। ये एक मैं आपको एक लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है वो एक बार आपको समझाता हूं मैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां की जुडिशरी में, वहां की न्यायपालिका में कुछ बदलाव करने की कोशिश करी। उसके विरोध में इजराइल की सारी जनता सड़कों के ऊपर उतराई। इजराइल की मीडिया, इजराइल के न्यूज चैनल प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं। पत्र लिख दिया सरकार को कि जो आप जुडिशरी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है। इजराइल के प्रदर्शनकारियों को किसी ने देशद्रोही नहीं बताया, उस चीज को किसी ने कोई विदेश की साजिश नहीं बताया। जो सरकार, जो जनता, जो मीडिया हाउस, जो न्यूज चैनल जो अपने मुल्क से प्यार करते होंगे वो कभी सवालों से भागेंगे नहीं, वो सवालों का सामना करेंगे। कि किसान अपना प्याज, अपना टमाटर, अपना आलू वो सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये किस तरीके के बद्दे मजाक किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मेरी सरकार बनी तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। फौजी जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए 4 साल की नौकरी ला दो अग्निवीर के नाम से। ये अमृतकाल हो गया क्या? आत्महत्या के कार्यकाल में बढ़ गई, ये अमृतकाल है क्या? बड़ा दिल्ली में जमावड़ा हुआ किसानों का, क्या बात निकल कर आई है? देखिए, आज जो मुख्य मुद्दा था वो मुख्य मुद्दा ये था कि कॉरपोरेट घरानों का जो खेती के ऊपर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है, कृषि के ऊपर जो कॉरपोरेट का कब्जा होता जा रहा है, जैसे अंबानी अडानी ग्रुप है, अमेजन ग्रुप है, एक दुनिया का बड़ा वालमार्ट ग्रुप है, कारगिल ग्रुप है, तो ये किसानों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। उसको लेके आज यहाँ पे रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। अब देखिए, आज पूरे देश में एक माहौल बना दिया गया है। वो माहौल ये है कि एक दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप, हिंडनबर्ग ग्रुप, अपनी एक रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में वो ये कहता है कि भाई अडानी ग्रुप के जो ये पूरा शेयर मार्केट है इनका, उसमें बड़ा गड़बड़ झाला है, उसमें उसकी जांच होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद से जो गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर होते थे वो एकदम से 34वें नंबर के अमीर हो गए। लेकिन भारत सरकार ने अब तक उस व्यक्ति की कोई जांच शुरू नहीं करी है। 2014 से पहले जो व्यक्ति दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 500 में भी नहीं था, वो मोदी साहब के 8 साल के कार्यकाल में उस पर इतनी कृपा बरसती है सरकार की कि वो एकदम से दूसरे नंबर के अमीर बन जाते हैं। लेकिन जब दुनिया का कोई एक बड़ा रेपुटेड रिसर्च ग्रुप उस पर अपनी रिपोर्ट देता है तो कच्चा चिट्ठा खुल जाता है और वो 34वें पे चले जाते हैं। देखिए, ये एक मैं आपको एक लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है वो एक बार आपको समझाता हूं मैं। अभी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां की जुडिशरी में, वहां की न्यायपालिका में कुछ बदलाव करने की कोशिश करी। उन्होंने ऐसी कोशिश करी कि इजराइल में जो जजों की नियुक्ति होगी उस पर उन्हीं का पूरा कंट्रोल रहे। उसके विरोध में इजराइल की सारी जनता सड़कों के ऊपर उतराई। इजराइल की मीडिया, इजराइल के न्यूज चैनल प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं। 1953 से लेकर अब तक इजराइल की वायुसेना के जितने भी अध्यक्ष रहे, उन 10 के 10 अध्यक्षों ने पत्र लिख दिया सरकार को कि जो आप जुडिशरी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है। इजराइल के प्रधानमंत्री को अभी इटली की यात्रा पे जाना था, लेकिन पूरे इजराइल में जितने भी पायलट थे और जितने भी क्रू मेंबर थे सबने मना कर दिया कि हम तो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, हम ऐसे प्रधानमंत्री का जहाज नहीं उड़ाएंगे जो जुडिशरी का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के प्रदर्शनकारियों को किसी ने देशद्रोही नहीं बताया, उस चीज को किसी ने कोई विदेश की साजिश नहीं बताया। वो लोग सड़कों पे उतरे क्योंकि अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो जो सरकार, जो जनता, जो मीडिया हाउस, जो न्यूज चैनल जो अपने मुल्क से प्यार करते होंगे वो कभी सवालों से भागेंगे नहीं, वो सवालों का सामना करेंगे। बताइए मुझे, किसान आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए? किसान आंदोलन में हमें नक्सली कहा गया, किसान आंदोलन में हमारे ऊपर फंड फंडिंग के आरोप लगाए गए, किसान आंदोलन में हमारे ऊपर घटिया से घटिया आरोप लगाए गए, हमें कहा गया कि ये विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं। लेकिन क्या हम किसी सवाल से भागे? क्या हमने किसी सवाल से बचने की कोशिश करी? हमने हर सवाल का डंके की चोट पे छाती ठोक के जवाब दिया, हम भागे नहीं। तो सरकार सवाल का जवाब दे। बताइए मुझे, आप अगर एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बैठ जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? आप एक चीज देखिए कि आज हमारे देश में वो तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में कहना पड़ा। 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई, सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी। ये इसकी जांच की कमेटी तो सरकार को बनानी चाहिए थी। अब तक जांच पूरी हो गई, उसकी रिपोर्ट पूरे देश के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन सरकार बेशर्मी पे उतारू थी, तब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कमेटी बनी है। ये सरकार का इसमें क्या है? सरकार को तो मजबूरी में ये बनानी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। यदि सरकार ईमानदारी की सरकार है तो सरकार उसकी खुद जांच कराती ना। 8 से 10 लाख करोड़ रुपया देश का डूब गया। वो गौतम अडानी का 8 से 10 लाख करोड़ नहीं डूबा। 8 से 10 लाख करोड़ देश की जनता का, देश के किसानों, मजदूरों का, देश के सैनिकों की खून पसीने की कमाई का पैसा डूब गया। अब आप पूछेंगे वो देश का पैसा कैसे था? जो हमारा पैसा LIC के अंदर जमा था, जो हमारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में जमा था, वो पैसा कर्ज के तौर पर गौतम अडानी ने ले रखा है। लगभग 75,000 करोड़ रुपया LIC का, PNB का 8,000 करोड़ रुपया, SBI का 25,000 करोड़ रुपया। वो पैसा जो इतना लाखों करोड़ रुपया उन्होंने ले रखा है, वो पैसा डूबा है। और भारत सरकार ने 2018 में एक कानून बना दिया। वो कानून ये था कि मान लीजिए मेरा किसी बैंक के अंदर मेहनत की कमाई का 15 लाख रुपया जमा है
और मान लो वो बैंक ये कह दे कि मैं तो दिवालिया हो गया, तो कानूनी तौर पे उस बैंक की मेरे प्रति देनदारी मात्र 5 लाख रुपए की बनती है। सरकार का कानून बना दिया। तो आज पूरे देश की जनता को समझना चाहिए, जो कर्मचारी रिटायर होके, जो फौजी, जो पुलिस वाले जो रिटायर होके, जो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए जो अपनी खून पसीने की कमाई जो बैंकों में जमा करा रखी है, यदि वो बैंक ने कह दिया मैं दिवालिया हो गया, तो बैंक की देनदारी मात्र 5 लाख रुपए की बनती है और वो भी लाइनों में खड़े होकर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है, आप कह रहे हो कि बैंक अभी भी दे रहे हैं उनको पैसा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी अडानी ग्रुप को पैसा देने को तैयार है। भाई आपका ये खुद का पैसा है क्या? अपना पैसा दीजिए ना। आप ये जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे को क्यों लुटवा रहे हो? पहले विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कोई तीसरा भाग जाएगा, उसके जनता के प्रति जवाबदेही किसकी होगी? इस सरकार के कार्यकाल में आप एक बात देखिए, इतनी वो हो रही है देश के अंदर, फलानी कंपनी को, बड़े ग्रुप को इतना 1000 करोड़ का लोन दे दिया। आज किसान की क्या हालत है? आज किसान का टमाटर 2 रुपए किलो में बिक रहा है। आज किसान का प्याज है, किसान अपने प्याज को सड़कों पे फेंकने को मजबूर है। जब एलआईसी ने तो कहा कि जनता के पैसे का कोई नुकसान नहीं हो रहा, जनता का कोई नुकसान नहीं। देखिए, जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं, देश में सत्यम घोटाला हुआ था 14,000 करोड़ का कांग्रेस सरकार के समय में, तो शुरुआत में भी वो ये कह रहे थे, कि कोई घोटाला नहीं है। शुरुआत में यही कह रहे थे, लेकिन जब पूरी जांच हुई तो पता लगा कि 14,000 करोड़ का घोटाला था। तो वो तो जांच की रिपोर्ट के बाद सामने आएगा ना। इतनी जल्दबाजी किस चीज की कर रहे हो कि खुद ही जांच कर लोगे, खुद ही उसका फैसला सुना दोगे? भाई इंतजार तो करो थोड़ा, एक बार देखो तो सही क्या रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट नहीं आएगी। इतनी उसमें जल्दबाजी क्या है? तो पूर्ण बात है वो ये है कि आज एक किसान अपना प्याज, अपना टमाटर, अपना आलू वो सड़कों पे फेंकने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सरकार एक योजना लेके आई, मोदी सरकार की एक बड़ी खूबी है, उसकी तारीफ हम जरूर करना चाहेंगे, सच्चाई बोलनी चाहिए। और वो तारीफ ये है कि ये योजनाओं का नाम बड़ा अजीब लाते हैं। एक योजना ला दी अब की बार गोबर धन योजना, कि जो गोबर को, भैंसों के, पशुओं के जो गोबर को जो रखेगा उसके लिए योजना बना दी। एक योजना 2 साल 3 साल पहले लेके आए थे, पीएम आशा योजना। नाम रखने में माहिर हैं। किसी योजना का नाम रखने में बीजेपी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। पीएम आशा योजना है, सरकार ने कहा कि भाई जो दाल होती हैं, जो ऑयल सीड्स जो होते हैं, इनका प्राइस गिरेगा तो सरकार बीच में आएगी और किसानों को उचित मूल्य देगी। लेकिन जिस पीएम आशा योजना का बजट 1500 करोड़ से शुरू हुआ था 3 साल पहले, अब की बार वो बजट घटा के पूरे देश के लिए मात्र 1 लाख रुपया कर दिया गया। सेब के किसानों के लिए, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब के किसानों के लिए जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई गई थी कि भाई जब सेब का बम्पर पैदावार होगी, उस समय यदि उसके दाम गिर गए तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और किसान को नुकसान नहीं होने देगी। जिसमें पहले 1500 करोड़ रुपए जिस योजना के लिए थे, अब की बार वो घटा के मात्र 1 लाख रुपए कर दिए गए। क्या 1 लाख रुपए में पूरे देश के सेब के किसान बच जाएंगे? ये किस तरीके के भद्दे मजाक किए जा रहे हैं? तो ये सरकार पूरे तरीके से कॉर्पोरेट के चुंगल में फंसी हुई सरकार है। सिंपल सा फंडा है, कॉर्पोरेट की सुनते हैं, कॉर्पोरेट के लिए सुनते हैं और कॉर्पोरेट के लिए ही नीतियां बनाते हैं। सरकार पर आप सवाल उठाते हैं और उद्योगपतियों पर भी सवाल उठाते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी के लिए काम करिए। वो कह रहे हैं हम गरीब मजदूरों के लिए काम करने वाले हैं। देखिए, सवाल अडानी अंबानी का नहीं है। कोई अडानी और अंबानी से हमारी कोई पर्सनल दोस्ती या पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही हम उनको जानते हैं, ना हमारा कोई मतलब है। हम हर उस बड़े कॉर्पोरेट पे सवाल उठा रहे हैं जो जनता का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में बताया अमेजन कंपनी तो भारत की कंपनी नहीं है, अमेजन तो विदेश की कंपनी है। उसके अलावा कारगिल कंपनी है, वो भारत की कंपनी नहीं है, वो बाहर की कंपनी है। वॉलमार्ट है, वो भारत की कंपनी है। हमारा ये कहना है, आज हम यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में हैं, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, उन्होंने बहुत सोच समझ के वो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट दिया था। भारत का फायदा ग्राम स्वराज से होगा जहां हर व्यक्ति को काम हो। अब आप उदाहरण के तौर पे ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट कब्जा करते जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या है देश में? मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव प्रचार करते थे तो मोदी जी क्या कहते थे कि भाइयों बहनों, अगर मेरी सरकार बनी तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहते थे ना ये। अब पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछ लिया मोदी जी से कि मोदी साहब ये बताइए, आपके 8 साल में कितने नए युवक और युवतियों को आपने नौकरी दी? भाई आप कहते थे साल में 2 करोड़ देंगे, तो उस हिसाब से 16 करोड़ नौकरी तो मिलनी चाहिए थी। मोदी सरकार का जवाब है कि हमारे 8 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ नौकरियों के लिए फार्म भरे गए। नौजवानों और नवयुवतियों ने 22 करोड़ फार्म भरे नौकरी के लिए, लेकिन 22 करोड़ फार्मों में से सरकार मात्र 7,32,000 को ही नौकरी दे पाई। 300 में से एक बच्चे को नौकरी मिल पाई, मात्र 0.3% को नौकरी मिल पाई। काबिल नहीं है, इसलिए नहीं नौकरी मिल रही है। देखिए, ये सारी काबिलियत राजनेताओं में है क्या? एक बच्चा, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई तमाम कमियां गिनाते हुए कि ये अमृतकाल चल रहा है। आपने तो तमाम कमियां गिनाई, पर वो तो कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। वो अमृतकाल ये चल रहा है क्या कि जो फौजी जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए 4 साल की नौकरी ला दो अग्निवीर के नाम से? ये अमृतकाल हो गया क्या? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की सुरक्षा कौन करेगा? आप किसी भी रिटायर्ड फौजी जनरल से, किसी सैनिक से पूछिए, कम से कम 5 साल लगते हैं एक व्यक्ति को फौज के आचरण में पूरे तरीके से ढलने के लिए, हर हथियार की सही तरीके से ट्रेनिंग लेने के लिए। देश में इतने एडवांस वेपन आ गए हैं, वो 4 साल में क्या सीख पाएगा? 5 साल तो कम से कम उसको चलाने के लिए, सीखने के लिए चाहिए उसको। दूसरी तरफ आज किसान है, किसान पिट गया, पूरे तरीके से किसान बर्बाद हो गया, किसानों की आत्महत्याएं इनके कार्यकाल में बढ़ गई। ये अमृतकाल है क्या? आप देखिए, पिछले साल जो बजट था, जो टोटल बजट था, उसमें से जो कृषि क्षेत्र का बजट था वो 3.8% था। अब की बार वो घटा के 3.2% कर दिया। ये अमृतकाल है क्या?